साथियों, ओम नमः शिवाय। आज की भागती दौड़ती भरी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो खो चुका है। अपने अस्तित्व को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को लेकर खो चुका है। वो खुश नहीं है अंदर ही अंदर। ऊपर से बहुत कुछ है दिखने लायक, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। तो आज की जो योगा क्लास है उसके अंदर हम पुरुषों के अंदरूनी स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, ताकत के बारे में, शारीरिक बल के बारे में बात करने वाले हैं। और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को समझेंगे और ध्यान रखेंगे, जिससे कि आज के जो पुरुष का स्वास्थ्य है वो सही तरीके से वापस से अपनी लाइन पर आ जाए और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस योगा क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। 2 से 3 हम करेंगे प्राणायाम, 4 से 5 हम करेंगे योगासन, और कुछ खाना जो कि पौष्टिक आहार, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीनों चीज़ें हम इस योगा क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। आपको करना क्या है कि सुबह सुबह का समय जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है और सकारात्मक होने के साथ साथ इसके अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ऑक्सीजन बहुत बेहतर होता है। तो सुबह सुबह उठ जाना है, अपने शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर, पाठ पूजा करके, अपने छत हो या फिर अपने पास के बगीचे में आप साफ सुथरा वातावरण हो, वहाँ पर एक दरी या थोड़ा पतला गद्दे की सहायता लेकर आप योगाभ्यास शुरू करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम इसलिए ज़रूरी है ताकि हम 5 जो योगासन करेंगे उससे पहले हमें संतुलन बन जाए, हमारे प्राणों का संतुलन बन जाए, हमारे शरीर का संतुलन बन जाए, हमारे मस्तिष्क का संतुलन बन जाए, हमारे थॉट सारे कंट्रोल हो जाए, हमारी सांसों का बैलेंस बनने से हमारे ब्लड का जो रिदम है, फ्लो है, वो बैलेंस हो जाए। इसलिए प्राणायाम हम शुरू करेंगे और उसके बाद हम करेंगे योगासन। तो प्राणायाम के अंदर जो है हमें संपूर्ण विधि का ध्यान रखना है कि आपके वस्त्र जो है ढीले हों, साफ सुथरे हों, जो आपको योगा करने के अंदर आराम महसूस कराएं। आपको असहजता ना हो, आपको सहज आसानी लगे। तो इसलिए जो है आप आराम जो आसन होता है वो है सबसे आरामदायक आसन, जिसे हम कहते हैं सिद्धासन। सिद्धासन आरामदायक आसन है। इस आसन में जब आप बैठते हैं तो आपको बैठना है। बैठने के बाद हम सबसे पहले शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद में इसका हम विश्लेषण करेंगे, बताएंगे काम क्या करता है। आपको इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बना लेनी है और ये अपनी अंगूठा और ये वाली उंगली, मिडिल फिंगर के साइड वाली उंगली, दोनों को आप जो है आपस में मिलाकर और इस तरीके से अंगूठे से अपनी सीधी नासिका छिद्र को दबाएंगे। उल्टी नासिका छिद्र से इस वाली नाक से सांस को अंदर लेंगे आराम से। पूरा सांस को आराम से अंदर भर लेंगे। उसके बाद अपनी इन 2 या तीनों उंगली से आप जो है इस तरीके से उल्टी नासा छिद्र को दबा लेंगे और जो आपने श्वास भरी थी उसको आप सीधी नासा छिद्र से बाहर निकाल देंगे।
फिर आपको क्या करना है, सीधी नासा छिद्र से श्वास को अंदर भरना है। अंगूठे से वापस आप सीधे नासा छिद्र को दबाएंगे और उल्टी से नासा छिद्र से आप अपने प्राण सांसों को बाहर निकाल देंगे। तीसरी बार हम उल्टी नासा छिद्र से श्वास को अंदर लेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे उल्टी नासा छिद्र से। सीधी से लिया, दबाया, बाहर निकाला। इस तरीके से ये क्रम जो है लगातार चलता रहेगा। आपकी आंखें बंद होंगी हल्के से। कमर आपकी सीधी होगी। आपको अपने सांसों के रिदम को, जिस तरीके से आप सांस लेते हैं, बराबर सांस लेना है और बराबर बाहर निकालना है। जब आपका हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ का जो है आप सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से रेगुलर सीधी नासा छिद्र से सांस को लेना है, उल्टी से बाहर निकालना है दबाकर, फिर आपको जो है उल्टी नासा छिद्र से सांस लेना है, फिर दबाकर सीधी से निकालना है। इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। जब ये क्रम चलता है तो हमारी जो उल्टी नासा छिद्र है, ये वाला जो भाग है हमारा चंद्र नाड़ी का भाग होता है। ये वाला भाग जो है हमारा सूर्य नाड़ी का भाग होता है। बीच वाला जो भाग होता है हमारा सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, बड़ी होती है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी जो दोनों नाड़ी है, इंडा और पिंगला, दोनों बैलेंस होती है। उदाहरण के तौर पे जिस तरीके से आप एक ठंडे पानी का गिलास लेते हैं और एक गर्म पानी का गिलास लेते हैं, उन दोनों गिलास के अंदर आधा पानी ठंडा है और आधा पानी गर्म है, उन दोनों को आप मिला देते हैं तो उनका जो तापमान है वो सामान्य हो जाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर का जो अंदर का तापमान है, उसके अनुसार हमारे जो प्राण हैं दोनों सामान्य हो जाते। सामान्य होने से क्या होता है, हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल हो जाता है, हमारे विचारों पर कंट्रोल हो जाता है। हमारी इंडा पिंगला, ठंडी और गर्म दोनों नाड़ी जो है, इंडा नाड़ी जो है पास्ट के बारे में सोचती है, इंडा पिंगला नाड़ी जो है फ्यूचर के बारे में सोचती है। ज़्यादा सोच विचार से
हमारे जो अंदर है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा अंदरूनी तौर से ख़त्म हो रही है और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमारी सारी ऊर्जा जो है एक साथ हमारे शरीर में लगे, हमें हमारे अच्छे से हार्मोन्स रिलीज़ हो, हमारे मस्तिष्क को आराम मिले। और जब हमारे मस्तिष्क को आराम मिलता है, हमारे मस्तिष्क की ग्रंथियों को आराम मिलता है, तो हमारे सारे शरीर के अंदर जो है हार्मोन बहुत अच्छे से निकलते हैं और हमारे शरीर को पोषण देते हैं, हमारे शरीर को अच्छे से चलाते हैं। तो इंडा और पिंगला हमारी बैलेंस हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी एक्टिवेट हो जाती है। जब ये नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो हम जो है अपने आप के अंदर हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और हमारा पूरा शरीर संतुलन हो जाता है। तो ना हम खुशी में होते हैं, ना गम में होते हैं, संतुलन होते हैं, ना पास्ट में होते हैं, ना फ्यूचर में होते हैं, वर्तमान में होते हैं। ना खुशी में होते हैं, ना गम में होते हैं, हम एक एंजॉय के मूड में होते हैं, अंदरूनी एंजॉय। तो जो अनुलोम विलोम है बहुत ही बेहतर प्राणायाम है। नियमित तौर से 3 से 5 मिनट का इसका अभ्यास जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको करना चाहिए पुरुष स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारे मर्दों के लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो हमारे मस्तिष्क से निकल के अंडकोश में जाके पूरे शरीर में फैलते हैं। तो हमें जो है अनुलोम विलोम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरा प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसे कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जिसे हम सिद्धासन कहते हैं, सुखासन भी कहते हैं, सुख की अनुभूति कराने वाला। जब हम सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाते हैं, अपनी कमर को सीधी रखते हैं और ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं और इस तरीके से बैठते हैं, तो यहाँ से हमारा मेडिटेशन ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ध्यान का अर्थ है कि आपका भौतिक बाहरी दुनिया से ध्यान को हटा के आप अपने अंदरूनी शरीर में ध्यान को लेकर आएं। जब आपका ध्यान आता है तो आपको खुद को मालूम चलता है कि ये बाहर की चीज़ें हैं, यही हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। जब आप खुद ध्यान लगाने बैठते हो तो आपको खुद को महसूस होता है कि ये जो बाहर की चीज़ें हैं यही मुश्किलें पैदा कर रही है। आपके दिमाग में सबसे पहले ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनके अंदर आपने अपने मन को डाल रखा है। कपड़े आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, ज़्यादा काम आएगा, भौतिक चीज़ें आएंगी, खाना आएगा, स्वास्थ्य आएगा, जिनके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। वो चीज़ें आपके दिमाग में एक जगह बना लेती है और वो आपको आपके अंदर तक नहीं पहुँचने देती। जब आप अपने अंदर तक नहीं पहुँचते तो आप भारी चीज़ों में लिप्त हो जाते हो, सोचते हो, ख़त्म हो जाते हो। आपका शरीर जो है वो आपका शरीर आपके बारे में नहीं सोच पाता, आपके ऊपर काम नहीं कर पाता, आपका मस्तिष्क शांत नहीं रह पाता। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाते हैं तब हमें मालूम चलता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं उन्होंने हमें घेर रखा है। हम 3 मिनट या 2 मिनट, 1 मिनट छोड़ो, आप 10 सेकंड आप बैठ नहीं सकते ध्यान में। तो इस ध्यान को लगाने के लिए हमें क्या करना है? अभ्यास करना है नियमित तौर से। सीधे बैठ जाएंगे सुखासन में, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, अपनी सांसों को मध्यम रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे और मध्यम मध्यम सांसें चलती रहेगी और हमारा ध्यान सांसों पे होगा। आराम से सांसों को लेंगे, आराम से सांसों को बाहर निकालेंगे।
अपनी एक घड़ी हो गई, उसके अंदर अलार्म भर के आप शुरू में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का अलार्म लगाएं और बैठें। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपकी गाड़ी आएगी, आपका कार आएगा, आपका बंगला आएगा, आपकी ड्यूटी का काम आएगा, आपका बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप जिनसे चिढ़ते हो वो लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन क्या करना है, आपको उनको हटाना है और अपने ध्यान को एक तरफ लाना है। जब आपका ध्यान शुरू में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आपको धीरे 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 इसको बढ़ाना पड़ेगा, रोजाना अभ्यास करके। जब आपकी सांसें मध्यम तरीके से चलती है, श्वास अंदर जाती है और बाहर निकलती है, प्राणायाम से हमारे प्राणों का संतुलन हो रहा होता है। जब हमारे प्राणों का संतुलन हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा शरीर जो है स्थिर होने लगता है, सही से संचालन करने लगता है। हर एक ग्रंथियाँ, विचार, हर चीज़ सब संतुलन में आने लगती है। शरीर की सभी ग्रंथियों को पोषण मिलने लगता है, रिलैक्स होने लगता है, शरीर हेल्दी होने लगता है, अंदर से आराम मिलने लगता है। इस तरीके से जो है आपका ध्यान लगेगा। जब आपका ध्यान लग जाएगा, आपको खुद महसूस होगा कि आप एक किस स्टेट में आ गए हैं और कितना आपको आराम मिल रहा है, कितने आप बेचैनी या कितने विचारों से या कितने गलत विचारों से दूर हो चुके हैं, आप शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं अपने शांत मन आपका शांत हो चुका है, मस्तिष्क आपका शांत हो चुका है, शरीर आपका शांत हो चुका है। आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत आराम से चल रहा है। जिस तरीके से एक पानी का झरना बहता है, जिस तरीके से एक नल बहता है, उस तरीके से आपके शरीर का ब्लड पूरे शरीर में दौड़ रहा है, आराम से भाग नहीं रहा, दौड़ रहा है। एक होता है ना रिदम, कंटिन्यूटी, कहीं पे ना रुकना, कहीं पे। तो आपके जो सारे थॉट्स है बैलेंस हो चुके हैं, शरीर है बैलेंस हो चुका है, आपके जो प्राण है वो बैलेंस हो चुके हैं और वो चल रहे हैं। हमने सबसे पहले किया अनुलोम विलोम, इंडा और पिंगला दोनों नाड़ी को बैलेंस किया। हमने सुषुम्ना को एक्टिवेट किया। सुषुम्ना को एक्टिवेट करते ही हमें ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहले आप अनुलोम विलोम करें, फिर उसके बाद मेडिटेशन, ध्यान करें। ये 2 प्राणायाम बेहतर है। और भी कोई प्राणायाम होंगे तो वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपका ध्यान जल्दी लगेगा। तो साथियों, ये तो हो गया प्राणायाम। अब हम बात कर लेते हैं योगासनों की। जब हम रात को हमारा कोई भी भोजन लेते हैं तो रात का जो समय होता है वो वायु बनाने का होता है हमारे शरीर में। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि शरीर में वायु बने अधिक, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो रात में हम खाना खाते हैं, टहलते हैं, दूध पीते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारा जो रात का समय होता है वो शरीर में ऑटोमेटिकली वायु बनाने का समय होता है, वायु का समय होता है। तो सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, शौच आदि, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, प्राणायाम कर लिया हमने। अब सबसे पहला जो योगासन करना है आपको, वो करना है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जो है, सूर्य देव को नमस्कार कर लेते हैं।
ओम सूर्य देवाय नमः। तो पवन मुक्त आसन के लिए आपको क्या करना है, लेट जाना है। लेटने के बाद आप अपने सीधे पैर को उठाएंगे और दोनों हाथों से आगे की तरफ दबाएंगे, अपने चिन के पास लाएंगे। 1 2 3 4 5। इसमें आप अपनी सांसों को सामान्य रखेंगे। इसी तरीके से फिर आप जो है दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप दोनों पैर से करते हैं तो आपका एक सेट कंप्लीट हो जाता है। दोबारा से 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जब हम पैर से दबाव डालते हैं तो हमारे पेट पे दबाव पड़ता है, और पेट पे दबाव पड़ने से जितनी भी गैस होती है वो हमारे गुदा द्वार से बाहर निकलने का प्रयास करती है। 1 2 3 4 5। इस तरीके से जो है आप 9 से 10 बार अभ्यास कर सकते हैं, और अंत में दोनों पैरों को इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। 5 बार इस तरीके से कर लें, 10 बार एक एक पैर दोनों पैरों से कर लें। One, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5। इस तरीके से जो है हम पवन मुक्त आसन करते हैं। तो ये अभ्यास भी आपको इसी प्रकार करना है। एक एक पैर से जब आप दोनों पैर से करते हैं, एक सेट आपका तैयार होता है, और दोनों पैरों को करने के बाद आप 5 सेट लगा लें। इस तरीके से आप 10 से 15 सेट आराम से लगा सकते हैं। याद रहे, आपके घुटनों में कोई तकलीफ ना हो, ज़्यादा शरीर पे दबाव ना पड़ पाए, आरामदायक आप स्थिति में कर सकते हैं। इस पवन मुक्त आसन के अंदर हमें सावधानी यही रखनी है कि हम जो है पैरों में कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो, शरीर में कहीं पर दर्द या पीड़ा ना हो, और जो है कब्ज ना हो, गर्दन में कोई तकलीफ ना हो, आरामदायक स्थिति में हम इसे कर पाएँ। तो आपको इस बात का
ध्यान रखना है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, लाभ? जब हमारे शरीर से सारी गैस बाहर निकल जाती है तो हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है वो बेहतर तरीके से होता है, मस्तिष्क हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा जब हमारा पेट भारी होता है, गैस ज़्यादा बनी होती है शरीर में, तो हमारा दिमाग एक अलग ही तरीके से काम करता है, थका थका, आलस, भारीपन ज़्यादा होता है, एनर्जी मांगने की कोशिश करता है। तो वो क्या होता है, जो वायु होती है शरीर में वो हमारी एनर्जी को खींच रही होती है, ढंग से ब्लड फ्लो को नहीं चला रही होती है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले योगासन करते हैं। तो प्राणायाम के बाद जो सबसे पहला है योगासन के अंदर, वो पवन मुक्त आसन करना चाहिए सुबह 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 सुबह। तो ये तो हो गया पवन मुक्त आसन। अब दूसरा जो योगासन है वो है वज्रासन। वज्रासन वज्रासन आपको खाना खाने के बाद करना है। दोपहर का खाना खाते हैं आप और शाम का जब खाना खाते हैं तो आपको वज्रासन करना है। आप सुबह वज्रासन करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, करते हो तो और अच्छी बात है। और आप वैसे तो पूरे दिन में आप जो है खाना खाने की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यह आसन जो है वज्रासन है, इसे व्रज नाड़ी एक्टिव हो जाती है हमारी। मूत्रेंद्र द्वार से गुदा द्वार के मध्य में जो ये नाड़ी होती है, ये हमारी नाड़ी बहुत शक्तिशाली होती है, ये ऊपर की तरफ जाती है। तो इस नाड़ी का काम होता है हमारे शरीर में जो भी हमने खाया उसको अच्छे से पाचन कराना। पाचन कराने के बाद जब हमारा पाचन अच्छे से होगा तो उससे निकलने वाली ऊर्जा पूरे शरीर में एक बल का काम करती है। आप ये समझोगे कि आप जब खाना खाते हो वो पचता नहीं है तो आपको कैसा तकलीफ होती है, गैस ज़्यादा बनती है, पेट फूला फूला लगता है, भूख नहीं लगती, ये चीज़ें होती है, समस्याएं होती है। लेकिन जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो वज्र नाड़ी एक्टिव होती है, हमारी जो जांग होती है यहाँ पर हमारे गैस बाहर निकलती है, व्रज नाड़ी एक्टिव होती है, ऊपर तक जाती है, हमारे पाचन को बेहतर करती है। हमारा पाचन बहुत बेहतर होता है तो जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से हमारे शरीर में लगता है, गैस, अफारा, पेट की समस्या नहीं होती। और यहाँ तक कि हमारा पूरा शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य धातु भी जो है हमारी अंडकोश है नीचे की तरफ, वो भी हमारे जो है मजबूत होते हैं वज्रासन से। तो करना क्या है, वज्रासन करना कैसे है, हमें इस तरीके से बैठ जाना है। संपूर्ण विधि के बारे में हम जानते हैं। दोनों एड़ियों के मध्य अपने नितंबों को लगा लेंगे और अपने दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे और अपना ध्यान सामने की तरफ करेंगे। खाना खाने के बाद इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एकमात्र ऐसा योगासन है जिसे खाना खाने की बात करें तो यह आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। और आप वज्रासन के अंदर अगर ध्यान लगाते हैं तो और भी अच्छा है। सांसों को सामान्य रखेंगे, 3 से 5 मिनट बैठने का अभ्यास करें। इस योगासन को करते वक्त आपको अगर पैरों में असुविधा हो बैठने में तो आप नीचे तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दीवार का सहारा भी जो है आप ले सकते हैं। तो ये हो गया वज्रासन। वज्रासन का मैंने बताया आपको कि फायदा बताया मैंने आपको। सावधानी इसमें ये रखनी है आपको कि आपके घुटनों में कोई तकलीफ ना हो, बस इसमें एक ही सावधानी, आपके घुटनों में कोई तकलीफ ना हो। अब हम तीसरे योगासन की तरफ बढ़ते हैं जिसे कहते हैं बुद्ध कोण आसन। बुद्ध कोण आसन की संपूर्ण विधि, सावधानी, लाभ के बारे में हम बात करेंगे। बुद्ध कोण आसन जो है इसे बटरफ्लाई आसन भी कहा जाता है, तितली आसन भी कहा जाता है, बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। बुद्ध इस तरीके से बैठते थे तो उस तरीके से इनका नाम बुद्ध कोण आसन दे दिया है। तो इस आसन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हमें दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है हमें इस तरीके से अपने दोनों पंजों को पकड़ लेना है, कमर सीधी रखनी है, ध्यान सामने की तरफ रखना है, सांस भरते हुए दोनों घुटनों को ऊपर उठाना है। पाँच सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोबारा से 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरी बार 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। आराम आराम से करना है आपको, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 से 10 बार 15 बार आप इस आसन को कर सकते हैं। बुद्ध कोण आसन कहा जाता है इसे। आराम आराम से करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी। इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम अपने निचले हिस्से पर, पैल्विक फ्लोर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मांसपेशियों पर जब हम काम करते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं और पैरों को ऊपर उठाते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलकर उस एरिया में जाकर पहुंचती है जहां की एरिया को हमें मजबूत करना होता है, शक्तिशाली बनाना होता है, पावर बनानी होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समस्या है, हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि हुई या लिंग की नसों की कमजोरी हुई या फिर आकार में कमजोरी किसी भी तरह की अंदर की कमजोरी को मजबूत करने के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो जब हम इस आसन को करते हैं तो निचले हिस्से की ग्रंथियां मजबूत होती है, पैल्विक फ्लोर हमारा मजबूत होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो मूत्र मार्ग का संचालन करती है वो बेहतर होती है, उसकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि हमारा यूरिन अच्छे से पास हो जाता है,
हमारे लिंग के अंदर कोई कमजोरी हो, वहाँ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुँचने से हमारे लिंग के अंदर मजबूती आती है और साथ ही साथ लिंग के आकार के अंदर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। एक अंदरूनी मजबूती हमें देखने को मिलती है और यहाँ तक कि वीर्य की सुरक्षा भी होती है। सावधानी इसमें यही है कि आप अगर कमर में तकलीफ है ज़्यादा, तो इस तरीके से जो है आप दबाव नहीं दे सकते, जोर ज़बरदस्ती इसमें नहीं कर सकते, शरीर के साथ इसे आराम से करना है। आप आराम से कर लेते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं। तो ये 3 आसन हो चुके हैं। हमारा चौथे आसन की बात करते हैं हम। सेतुबंध आसन की संपूर्ण विधि, लाभ और सावधानी के बारे में हम जानेंगे। तो सेतुबंध आसन जो है, सेतु कहा गया है ब्रिज को, इसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इस तरीके से हम जो है घुटने मोड़कर लेट जाते हैं। हमारा ये वाला भाग जो है सीधा रहता है, हमारे दोनों हाथ निचले हिस्से की तरफ होते हैं और श्वास भर के हमें अपने नितंबों को ऊपर उठाना होता है। इस तरीके से हम अपने नितंबों को ऊपर उठाते हैं। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। दोबारा से दोहराएंगे। जब हम अपने नितंबों को ऊपर उठाते हैं तो नीचे से हमारी जो मांसपेशियां होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक जगह इकट्ठी होती है। इकट्ठी होने से हमारे पूरे हिस्से का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो तेज होता है। तेज होने से मांसपेशियों के साथ और जो हमारे निचले अंग हैं उनमें मजबूती मिलती है। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। डाउन। पैरों को सीधा भी कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, आराम आराम से कर सकते हैं। 5 सेकंड का रेस्ट भी आप कर सकते हैं, फिर दोबारा से इसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा पावर लगती है। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से। वन 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। रेस्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। हर सेट के बाद आप 5 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। हमारे जो नितंब है वो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जिससे कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत होता है, ब्लड का संचार बेहतर होता है। योगासन करने से मूत्र संबंधी समस्या हो, वीर्य का पतलापन हो या फिर लिंग की कमजोरी हो, उन सभी में इस आसन को महत्वपूर्ण माना गया है।
सावधानी इसकी ये रखनी है कि आपको जो है उच्च रक्तचाप की समस्या ना हो, कमर में दर्द ना हो, गर्दन में दर्द ना हो, और आप इस आसन को करें तो बहुत आराम से करें। अब मेरे मन में एक विचार भी आया है कि उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति हैं लेकिन उनको यूरिन से संबंधित समस्या है, लिंग से कमजोरी से संबंधित समस्या है, तो वो व्यक्ति क्या करें? उनके लिए भी मैंने आसन बहुत महत्वपूर्ण ढूंढा है। उसका जो अल्टरनेट मैंने निकाला है वो है भुजंग आसन। हाँ, भुजंग आसन उच्च रक्तचाप वाले कर सकते हैं, जिनकी कमर में समस्या हो वो भी कर सकते हैं। करना कैसे है वो देख लो आप। दोनों कंधे की सीध में अपने हाथों को रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। इतना ऊपर उठाएंगे आपकी नाभि जो है जमीन से टच रहेगी। 5 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। 5 सेकंड का रेस्ट। 1 2 3 4 5। दोबारा 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब आप देख रहे होंगे इस आसन को जब हम करते हैं तो जब हम अपना आगे वाला भाग उठाते हैं तो वही सेम चीज इसमें होती है। हम नीचे से अपने इस वाले भाग को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब हम इस वाले भाग को उठाते हैं तो हमारे नितंबों की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका तंत्र, नसें के अंदर रक्त का संचार बहता है। यौन अंगों तक हमारा रक्त पहुंच के हमारे यौन अंगों को बेहतर करता है। तो जो लोग सेतुबंध आसन नहीं कर सकते वो लोग भुजंग आसन कर सकते हैं। जिनकी कमर में समस्या हो उनकी कमर बेहतर होगी। बीपी की समस्या हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से आप इस आसन को कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अब आ जाते हैं हम 5वां योगासन जिसे कहते हैं हम सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत ही फेमस आसन है। तो मैं इस आसन को दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा जिससे कि आप उसका लाभ उठा पाएं। देखो, जो लोग जिनके शरीर में थोड़ी क्षमता है तो वो तो पूरे जो है अपने शरीर, अपने हाथों का बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वांग आसन करने के लिए क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और अपने हाथों को कमर के नीचे लगाना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस आसन को जब आप करते हैं तो आपका जो रक्त संचार है 30 सेकंड करने के बाद आपको आराम से नीचे आ जाना है। जब आप पैर ऊपर करते हैं इस आसन में तो आपके रक्त का जो संचार है वो बहते हुए आपके नितंबों तक पहुंचता है, आपके लिंग तक पहुंचता है, आपकी ग्रंथियों तक पहुंचता है, उनको मजबूत करने का काम करता है। साथ में आपकी पैरों की नसों को आराम मिलता है,
मांसपेशियों को आराम मिलता है। तो ये है सर्वांग आसन। अब इसको दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका जो है, इस तरीके से आप अपने पैरों को कर सकते हैं, इसे दीवार पर लगा सकते हैं। अगर आप पैरों को नहीं उठा पा रहे हैं तो इसको आप दीवार पे लगा सकते हैं और इसका वही लाभ आपको मिलेगा जो सर्वांग आसन के अंदर मिलता है। तो इस आसन को कहा जाता है विपरीत करणी आसन। हमारे रक्त का संचार हमारे यौन अंगों तक आता है। पूरे यौन अंग दृढ़, मजबूत एवं स्वस्थ होते हैं। तो आपकी क्षमता अनुसार आप अगर अपने पैरों को ऊपर रख सकते हैं, कमर के बैलेंस पर रख सकते हैं, हाथ लगाकर रख सकते हैं, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप पैरों को रख सकते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, और जितना आपने ऊपर रखा है उससे ज़्यादा आपको जो है, अगर आपने 30 सेकेंड ऊपर रखा है पैरों को, तो आपको जो है 1.5 मिनट आपको रेस्ट करना है। डबल 1 मिनट रखते हो तो आपको डबल इसका रेस्ट करना है। और इस आसन को जो है आप शुरू में 2 से 3 बार करें, 4 बार कर सकते हैं। 4 से 30 सेकेंड का अगर आप कर सकते हैं तो 4 से 5 बार 2 से 3 मिनट का हो जाएगा आपका। 1 मिनट का आप करते हैं तो 4 से 5 मिनट का हो जाएगा आपका। तो इस आसन को आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये। मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका भी बताया, जिनके शरीर में अधिक जान नहीं हो वो उस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाभकारी है लिंग की मजबूती के लिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए और लिंग के टिश्यूज़ के लिए, निचले हिस्से को मजबूत बनाने के लिए, पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है ये आसन। जिनकी कमर में दर्द हो वो इस आसन को ना करें। उच्च रक्तचाप की समस्या हो वो इस आसन को ना करें। जिनकी कमर में दर्द है वो विपरीत करणी आसन कर सकते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति इसको बिल्कुल नहीं दोहराएं। तो ये 5 आसन थे, लेकिन 2 आसन मैंने इसके अंदर ऐड करके बताए। जो लोग नहीं कर सकते वो भी इस आसन को कर सकते हैं, सभी लोग। लास्ट में जो हमें करना चाहिए वो करना चाहिए शवासन। शवासन कैसे करना है आपको मालूम है। सीधे लेट जाना है, हाथ अपने दोनों खोल लेने हैं, लंबी गहरी सांस लेनी है, पाँच से 10 मिनट आपको इसी अवस्था में लेटे रहना है, शव के समान, शव आसन। जब आप शवासन में बैठते हो तो आपने जितने भी योगासन किए, जितने भी प्राणायाम किए, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, संपूर्ण लाभ आपको मिलता है। तो 5 से 10 मिनट आप इस आसन में लेट सकते हैं, जिसे कहते हैं शवासन। अब आ जाते हैं हम आहार पे। आहार देखो, सबसे पहली बात है, अगर आप रियलिटी में अपने शरीर को बदलना चाहते हैं, स्वस्थ करना चाहते हैं, सच में काम करना चाहते हैं,
तो आपको योग के अनुसार आहार लेना पड़ेगा, सात्विक आहार। दूसरा पॉइंट है, आपको आपकी प्रकृति के अनुसार आहार लेना पड़ेगा। प्रकृति, आप अपनी प्रकृति को पहचानें। जैसे प्रकृति 3 तरह की होती है, वात, पित्त, कफ। किसी के शरीर में वायु ज़्यादा बनती है, किसी के शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है, किसी के शरीर में कफ ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की प्रकृति को पहचानें। तो वायु वाले जो लोग हैं वो आलू, चावल, ऐसी बादी वाली चीज़ों का सेवन ना करें। पित्त वाले लोग हैं वो मिर्च, मसाले, अधिक चटपटी चीज़ों का सेवन नहीं करें। कफ वाले जो लोग हैं मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करें। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आपको आहार में क्या शामिल करना है वो समझ लें आप। आहार में क्या शामिल करना है, देखो। अब इसमें आ जाता है हरी सब्जियां। हरी सब्जियों का सेवन करना है, लेकिन अभी बरसातों का मौसम है। अगर धूप निकलती है तो आप बाहर योगा कर सकते हो, क्योंकि बैक्टीरिया मर जाते हैं। और धूप नहीं निकलती है बरसातों में तो आपको योगासन जो है अपने कमरे में करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करें बरसातों में, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीटाणु आपको मिलते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को ख़राब करने का काम करते हैं। मौसमी फल हो गए, साबुत अनाज हो गया, पर्याप्त पानी आपको लेना है। थोड़ी मात्रा में बादाम, अखरोट, किशमिश आदि ड्राई फ्रूट को आपको जो है भिगो के रख देना है। सुबह सुबह उनका जो है आपको योगासन वगैरह करने के बाद 1 घंटे बाद उनका आपको सेवन करना है। किन चीज़ों को सीमित करना है, आपको अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करना है, मिर्च मसाले का भोजन नहीं करना है, और फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। ज़्यादा नमक नहीं खाना है, ज़्यादा शक्कर नहीं खानी है, धूम्रपान, तंबाकू जैसी चीज़ों से बचना है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप बहुत कुछ अपने शरीर में बदल पाएंगे। मेरा अभ्यास था, मेरी कोशिश थी इस योगा क्लास के माध्यम से पुरुष लोगों को ढंग से अपनी एक सारी योगा क्लास में बताने का। प्राणायाम, शुरू में हमने प्राणायाम की बात की, जिससे कि आप अपना संतुलन बना सकें। संतुलन बनाने से हमारे योगासन बहुत ही संतुलित तरीके से काम करते हैं। हमारा मन कहीं भटकता नहीं है, हम पूरा फोकस होकर उनको कर लेते हैं। उनको करने के बाद हमने लास्ट में बताया, हमने शवासन। शवासन करने से हमारा पूरा जो हमने प्राणायाम किया, योगासन किया, बेनिफिट हमारे को पूरा मिल जाता है। और अंत में हमें अपने थोड़ी सी एक नोटिंग कर लेनी है, जिससे कि हम अपने बना सकें। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं और उससे आप जो है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी मर्दानगी को बेहतर बनाते रहिए, अपने साथी के साथ बेहतर संभोग लाइफ बनाएं अपनी, एक खुशी खुशी आप जीवन जिए। योग करते रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। ओम नमः शिवाय। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। वीडियो बहुत अच्छा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। फिर योग के किसी बेहतर विषय पे एक अच्छा योगा क्लास का वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। ओम नमः शिवाय।